Hello students, in today's video lecture we'll study about the subject private international law. Now आज हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत ही बेसिक सा सवाल होता है कि सर ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली में होता क्या है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ. ना हमें पता है कि जो इंटरनेशनल लॉ होता है, इंटरनेशनल लॉ इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन टू सॉवरेनिटीज़ और टू स्टेट. बट जब कोई भी डिस्प्यूट अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में होता है ऑफ टू डिफरेंट नेशंस, तब वो जो डिस्प्यूट है वो एक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की डिस्प्यूट बन जाते हैं, राइट. सो व्हेन अ लीगल सिचुएशन इन्वॉल्व्स मोर देन वन कंट्री एंड देयर इज टू इंडिविजुअल्स who are the citizens or the residents of two nations, तो उस केस में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ helps to determine which law will apply and which court has the jurisdiction. Now एक चीज़ तो हम देख लेते हैं कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कोई कोडिफाइड लॉज तो नहीं होता है, बट हमें ये हेल्प करता है ये चूज़ करने में कि हमें कौन से कंट्री की लॉ अप्लाई होगा टू सॉल्व दैट डिस्प्यूट. अब डिस्प्यूट किस तरीके का हो सकता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल लेते हैं कि एन इंडियन सिटीजन मैरिज अ ब्रिटिश नेशनल इन पेरिस. दे लेटर सेटल इन दुबई एंड दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाता है एंड दे वांट टू गो फॉर डाइवर्स प्रोसीडिंग्स. नाउ इधर क्वेश्चन आता है कि अगर हम डाइवोर्स करेंगे बिटवीन दैट इंडियन सिटीज़न एंड द ब्रिटिश सिटीज़न, तो वो डाइवर्स प्रोसीडिंग्स होगा कहाँ पे, क्योंकि दोनों अलग अलग देश के हैं. एक इंडियन सिटीज़न है, दूसरा ब्रिटिश सिटीज़न है, ओके. और ब्रिटिश सिटीज़न वो ब्रिटेन में नहीं, वो पेरिस में रहता था. बाद में शादी होने के बाद क्या है, वो दुबई में आ गया. तो अगर इस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं. जैसे फर्स्ट इंस्टेंस में इंडिया, क्योंकि जो शादी होते हैं वो इंडियन सिटीजन्स के साथ. दूसरा जो कंट्री होता है इन्वॉल्व वो है ब्रिटेन, क्योंकि जो दूसरे जो आदमी होते हैं वो ब्रिटेन के होते हैं. और ब्रिटिश आदमी कहाँ पे रहता था, पेरिस में रहता था. एंड बाद में शादी होने के बाद जो चौथा कंट्री आ जाता है दुबई. तो 4 कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें, इंडिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड दुबई, UAE. ना अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई भी अनबन होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए वो कौन से कोर्ट में जाएंगे, कौन सा जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा. तो इसी जुरिस्डिक्शन की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करते हैं क्या, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. नाउ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, बट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ which comes into play whenever a legal dispute has a foreign element. Okay? तो मीनिंग क्या है कि it touches more than one legal system, unlike the public international law which governs relations between states. But private international law governs dispute between private individuals or corporation, बट विद अ क्रॉस बॉर्डर डायमेंशन, राइट. तो इसमें क्या है कि इसमें कोई स्टेट नहीं आता है, इसमें आता है 2 प्राइवेट इंडिविजुअल आता है, लेकिन वो 2 प्राइवेट इंडिविजुअल 2 डिफरेंट नेशन या डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं. जब भी एक से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व होता है, और इसमें स्टेट का मतलब हम ये कह रहे हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स लिविंग इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, या हम इस बात को और ईजिली समझें तो कि 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में जब रहते हैं तो जो प्रॉब्लम जो होते हैं उन दोनों के बीच में जो भी समस्या होता है वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या हर एक केसेस में होता है, नहीं. जनरली क्या होता है, ये सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल डिस्प्यूट्स में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जहाँ पे डिस्प्यूट राइज होता है उधर की लॉ लगते हैं, लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में ऐसे नहीं लगते. अब सर क्यों नहीं लगते, क्योंकि फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि
मैंने और मेरे वाइफ ने शादी किया है इंडियन लॉज या इंडियन कस्टम्स के हिसाब से, और हम रहने लग गए पेरिस में, और हमने मान लो कि 5 साल पेरिस में रहा। पेरिस में रहने के बाद हमें पीआर मिल गया, राइट। तो अब जब मान लो कि हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो प्रॉब्लम है कौन सा कोर्ट सॉल्व करेगा? क्या फ्रांस का कोर्ट सॉल्व करेगा या इंडियन कोर्ट सॉल्व करेगा? तो इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ओके, तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ is the body of rules that determines which country's laws applies to private legal relationship involving more than one country. Now इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले तो jurisdiction देखते हैं कि कौन सी country की jurisdiction है, which country's court have the authority to hear this case. Okay, next आते हैं क्या कि the choice of law, मतलब वंस अ कोर्ट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन, जब हमें जुरिस्डिक्शन पता चल जाता है थ्रू प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, देन हम ये देखेंगे कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा, विच कंट्री सब्सटेंटिव लॉ विल अप्लाई टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट। एंड थर्ड क्या है कि रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट। अब हमने जजमेंट पास तो कर दिया, मान लो वो ब्रिटिश नेशनल और जो इंडियन सिटीज़न के बीच में जो डाइवोर्स होने वाला था, वो हम मान लेते हैं कि किसी एक जुरिस्डिक्शन डिसाइड हो गया। सबसे पहले जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल इंडिया। अब इंडिया की जुरिस्डिक्शन अप्लाई होने के बाद फिर क्या हुआ कि वो जो केस है वो इंडियन जुरिस्डिक्शन में ट्राई किया जाएगा। अब इंडियन कोर्ट ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, क्या वो इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा कि या क्या वो दूसरे कंट्री के लॉ एप्लीकेबल होगा। ना इसमें कैच है, कैच का मतलब क्या है कि हम जनरली देखते हैं कि शादी हम कौन से मेथड्स हमने किया है, कौन से कस्टम्स हमने किया, तो जनरली कोर्ट्स उस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं पहले एंड उसी हिसाब से वो लॉ को अप्लाई करते हैं। तो इट माइट बी कि वो इंडियन लॉज को अप्लाई करे, इट माइट बी वो ब्रिटेन की लॉज को अप्लाई करे, या वो चाहे तो दुबई की लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ क्या कोर्ट के पास पावर है? कोर्ट के पास पावर है, किस तरीके का पावर है कि उस टाइम पे वो एक्ट करते हैं एज अ फॉरेन कोर्ट। अगर मान लो वो इंडियन लॉ को अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो उसमें कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि वो इंडियन लॉज के हिसाब से देखेंगे इंडियन कोर्ट। बट जब भी इंडियन कोर्ट कोई दूसरे कंट्री की लॉ अप्लाई करना चाहेंगे तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम में वो कोर्ट एक फॉरेन कोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ना जब फॉरेन कोर्ट की तरह एक्ट करेगा और जब वो जजमेंट पास करेगा, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि सिर्फ जजमेंट पास करने से ही नहीं होता है, हमें क्या है उसको रिकॉग्नाइज भी करना होता है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें आता है जो की एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लॉ होता है, डिटरमाइंस विच कंट्री सब्सटेंसिव लॉ अप्लाइज टू द लीगल इशूज। उसके बाद जुरिस्डिक्शंस होते हैं, उसके बाद क्या होता है रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट। ओके, सो यही है, आज हम यही देखे थे कि एक्चुअल में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या होता है एंड किस तरीके से आगे और आगे की क्लासेस में हम ये देखेंगे कि कौन से जो केसेस है वो लिया जाता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में और किस तरीके से डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जो कोर्ट है वो फॉरेन कोर्ट की तरह एक्ट करेगा या वो लोकल कोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और कैसे करेगा, उनके पास पावर कैसे है, राइट। तो वो सारे चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो स्टे कनेक्टेड with me, right? And I will give you the extensive topics about private international law. Thank you very much. See you in the next class.